ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो आने वाले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में क्या क्या प्रमुख बदलाव ग्रहों की स्थिति में आ सकता है, उनकी चाल में आ सकता है। तो जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, समझते हैं, थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, उनको अपने जीवन को थोड़ा प्लान करने के लिए, समझने के लिए एक मौका मिल जाए। और वैसे भी जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 महीने बाद होगा। सूर्य नीच के हो जाएंगे, बुध उच्च के भी होंगे, कई बार राशि परिवर्तन भी करेंगे और साल के अंत में आकर वो वक्री होकर पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। शनि मार्गी होंगे, अंगारक योग बनेगा। गुरु और शुक्र, देवगुरु और दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति, इनका आमना सामना होगा। शुक्र स्वराशि के होंगे, मंगल स्वराशि के होंगे। मंगल और शनि एक दूसरे को परस्पर देखेंगे। सूर्य और शनि, पिता और पुत्र एक दूसरे के केंद्र में आ जाएंगे, केंद्रादि योग जिसको कहते हैं। और साल के अंत में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो इस तरह के कई बदलाव। ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी अक्टूबर के महीने में लग रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, यही आधार रहेगा मेरे त्रिमासिक राशिफल का। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो आपको बहुत सटीक और रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता लग्न राशि, वो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। और अक्टूबर का महीना तो बहुत बड़े बड़े बदलाव और बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर का महीना ऐसा है जहाँ पर शनि और बृहस्पति को छोड़कर हर ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुरुआती 3 दिनों में 3 राशि परिवर्तन है, 1, 2, 3 अक्टूबर को। 1 को बुध का, 2 को शुक्र का, 3 को मंगल महाराज का। महीने के मध्य भाग में सूर्य महाराज का और अंत में जाकर राहु केतु का। ऐसा इसलिए कि अगस्त में कई सारे ग्रह वक्री हो गए थे, और मैंने कहा भी था, जो मेरे राशिफल देखते हैं यूजुअली, कि अगस्त का महीना बहुत उथल पुथल लाएगा जीवन में। सितंबर का महीना केवल 1 ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ, इसलिए वो महीना कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर आया। और अक्टूबर का महीना पुनः आपके जीवन में स्थिरता तो लाएगा ही, जीवन को आगे भी बढ़ाएगा, अचीवमेंट्स लेकर आएगा, भाग्य की वृद्धि लेकर आएगा और जीवन की भी वृद्धि अवश्य होगी। शुरुआत कहीं ना कहीं राहु केतु से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं इसमें जो सबसे प्रमुख बदलाव होने वाला है वो यही होने वाला है कि राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। कहने को अक्टूबर में ही हो रहा है जो राशि परिवर्तन है राहु केतु का, लेकिन प्रभाव नवंबर से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन राहु और केतु जब किसी राशि में जाने वाले होते हैं तो उसका प्रभाव थोड़ा पहले ही देना शुरू कर देते हैं, और जिस भाव को छोड़ने वाले होते हैं उसके संबंध में भी कुछ रिजल्ट देकर जाते हैं। राहु जब किसी भाव को छोड़ते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों ही रिजल्ट देते हैं। केतु जब किसी भाव को छोड़ते हैं तो कुछ अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अधिकतम जो वो 1.5 साल किसी भाव में बिताते हैं वहाँ पर थोड़ा सा तंग व्यक्ति को करते ही हैं। तो राहु आपके नवम भाव में जाने के लिए तत्पर है। राहु वृद्धि के कारक है, तो जब नवम भाव में जाएंगे आपके लिए तो भाग्य तो बढ़ेगा। तो भाग्य कहीं ना कहीं वृद्धि की तरफ जा रहा होगा, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, यात्राओं के आपके योग बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो 10वें भाव के राहु अभी छोड़ने वाले हैं 10वें भाव को, ये आपके करियर के लिए कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी देकर जाएंगे। अगर कुछ बाधाएं चल रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है करियर में, क्या हो रहा होगा कर्क के साथ पिछले 1.5 साल से कि करना तो बहुत कुछ है लेकिन क्लैरिटी नहीं आती होगी। अपॉर्चुनिटीज़ भी आती होंगी, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे होंगे, क्योंकि 10वें भाव के राहु हमेशा व्यक्ति को भगाते रहते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, या फिर वो करना है या फिर वो करना है, तो स्थिरता नहीं रहती। हाँ, कुछ लोगों की प्रमोशंस भी हुई होंगी, कुछ लोग विदेश में जॉब करने भी गए होंगे, कुछ लोगों की MNC में बड़ी लेवल पर जॉब लगी होगी, सैलरी आपकी बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि 10वें घर के राहु एक्सपेंड तो करेंगे। लेकिन जैसे मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ, हर ग्रह अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देता है। तो राहु 10वें घर में जब थे तो आपके करियर में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में क्लैरिटी की कमी रहती होगी। क्या एग्जैक्टली करना है वो नहीं पता होगा, करना तो बहुत कुछ है। लेकिन अब जब राहु 10वें घर को छोड़कर जाएंगे तो
करियर में क्लैरिटी आएगी। आप एक दृढ़ता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे और वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। और केतु जो देखिए, राहु के तो उल्टे चलते हैं, तो राहु 10वें में है तो 11वें में नहीं जाएंगे, वो नवम में आएंगे। और केतु भी पंचम में नहीं आएंगे, वो आपके तीसरे भाव में जाएंगे। अब केतु पिछले 1.5 साल से कहाँ थे? आपके चौथे घर में। अब क्या हो रहा होगा? यूजुअली माता जी की तबीयत खराब चल रही होगी, घर में कहासुनी हो जाती होगी, घर से आपको दूर रहना पड़ता होगा, घर में समय नहीं बिता पाते होंगे, फैमिली टाइम नहीं दे पाते होंगे, घर में दरिद्रता का निवास हो गया होगा, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता होगा। तो अब जब केतु चौथे घर को छोड़ने वाले हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। चौथा भाव इमोशंस का भी होता है, इमोशनली भी स्टेबल रहेंगे, माताजी की तबीयत ठीक होगी, घर में जो दरिद्रता चल रही थी, जब मैं दरिद्रता कहता हूं तो दरिद्रता देखिए सिर्फ गरीबी नहीं होती, शास्त्रों में कई प्रकार की दरिद्रता बताई गई है। आपके पास करोड़ों रुपए है और घर के लोग साथ में बैठकर खाना भी नहीं खा सकते, वो भी दरिद्रता है। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, घर के लोग साथ में बैठकर सिर्फ लड़ाई झगड़े करते हैं, वो भी दरिद्रता है। तो इन सबको दरिद्रता का ही नाम दिया गया है। तो केतु चौथे घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे, जो प्रॉब्लम चल रही होंगी, बीमारियां चल रही होंगी, उन सब चीज़ों का भी अंत आपके लिए करवाएंगे। तो ये भी एक तरह से आपके लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रभाव ये नवंबर से ज़्यादा मिलेगा। अक्टूबर में केतु तब भी चौथे घर में रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसकी झलक दिखाना शुरू कर देंगे। अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग कब बनता है? जब मंगल राहु या केतु के साथ होते हैं। अब अंगारक योग आपका चौथे भाव में बनेगा। अंगारक योग में मंगल ऑब्वियसली इंक्लूड है, तो वो योग कारक है। अब क्योंकि वो चौथे घर में आके 10वें घर को देखेंगे, जो उनका अपना स्थान है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन केतु और मंगल का चौथे घर में योग कहीं ना कहीं पुनः ये महीना भी आपको एटलीस्ट अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नवंबर से चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये महीना क्योंकि अंगारक योग बन रहा है चौथे घर में, माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। और आपको भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चौथा भाव इमोशंस का होता है, कर्क वाले इमोशंस व्यक्त कर नहीं पाते। और जब चौथे भाव में कुछ पाप ग्रह आ जाते हैं, क्रूर ग्रह आ जाते हैं, तो व्यक्ति के अंदर जो भाव होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, गुस्सा बढ़ता रहता है। और मैं हर बार बताता हूँ कि कर्क वाले इमोशंस को व्यक्त करने में बहुत बुरे होते हैं और गलत जगह पर गलत तरीके की बात कर देते हैं और फिर नुकसान होता है। और ये महीना भी ऐसा ही है, जब गुस्सा या भाव आपके गलत तरीके से गलत जगह पर निकलेंगे और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। ये ध्यान दीजिएगा। मंगल चौथे घर में आ रहे हैं, अवश्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छे योग हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा केतु के साथ है, अंगारक योग बन रहा है, गड़बड़ भी हो सकती है। अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। जहां पर आप गए कोई प्रॉपर्टी खरीदने और उसमें कोई प्रॉब्लम निकली, तो प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी देखिएगा, अचानक से कोई निर्णय अवश्य मत लीजिएगा। इसके साथ ही अंगारक योग तो बन रहा है, सूर्य भी नीच के हो जाएंगे चौथे घर में। सूर्य आपके चौथे भाव में महीने के मध्य भाग में आ जाएंगे और तुला में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। तो पुनः आपको थोड़ा सा अपनी माता जी की सेहत का इस महीने ज़्यादा ध्यान देना है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, केतु छोड़ने वाले हैं तो नवंबर से थोड़ा प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, लेकिन सितंबर में जो अंगारक योग, सूर्य का नीच का आना चौथे घर में, माता जी की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान अवश्य देना है। इस महीने घर से भी दूर जाने के योग आपके कई बार बनेंगे। बुध यानी कि मकरी, वो इस महीने उच्च के हो जाएंगे और आपके तीसरे भाव में, यानी कि भाई बहन के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था, कोई प्रॉब्लम आई थी, दोस्तों के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था, वो दूर होगा। अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए महीना बहुत अच्छा है और इच्छा शक्ति भी आपकी बहुत बढ़ेगी, संकल्प शक्ति भी आपकी बहुत बढ़ेगी। और बुध इस महीने न केवल एक बार बल्कि 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो बुध आपके चौथे भाव में भी आ जाएंगे महीने के मध्य भाग के थोड़ा सा बाद, यानी कि 19 अक्टूबर के आसपास, 18-19 अक्टूबर के आसपास। तो यहाँ पर बुध का पुनः आपके लिए आपके चौथे घर में आना और इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा अचानक से एक चीज़ में अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। वो चीज़ क्या है? एक कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, बहुत लंबे अरसे से फंस गई थी, कुछ ना कुछ आप निकालना चाहते थे, बेचना चाहते थे, नहीं बिक रही थी, वो प्रॉपर्टी अचानक से अक्टूबर के मध्य भाग के बाद आपकी निकल सकती है, यानी कि बिक सकती है, जिससे आपके पास पैसा आ जाएगा। अदरवाइज ये इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा चौथे घर में थोड़ा सा माता जी की सेहत, आपके व्यक्तित्व में अचानक से बदलाव कुछ टाइम के लिए लेकर आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने की एक और है, वो है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को लग रहा है और आपके लिए लगेगा तीसरे भाव में। ये जो टाइम है यहाँ पर यात्रा अवॉइड कीजिएगा। 14 अक्टूबर के 5-6 दिन इधर, 5-6 दिन उधर यात्रा अवॉइड कीजिएगा।
अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, भाई बहन के साथ संबंधों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण जो तीसरे घर में लग रहा है ये अचानक से इन सारी चीज़ों में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको दे सकता है। इस महीने एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि जो शनि महाराज हैं, शनि आपके अष्टम में है और वो कहीं ना कहीं स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनि का आमना सामना होगा शुक्र से, क्योंकि शुक्र आपके दूसरे स्थान में धन स्थान में आ जाएंगे और शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। दोनों का व्यक्तित्व एकदम अलग है। शुक्र जहाँ भोग के कारक है, वहीं शनि आइसोलेशन के कारक है, एकदम अपोजिट, लेकिन मित्र हैं। इसलिए जब इनका आमना सामना होता है तो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, और कर्क वाले लेड बैक एटीट्यूड होता है। जब ये लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो अच्छा प्राप्त करते ही हैं। तो ये महीना शनि और शुक्र का आमना सामना आपको धन की वृद्धि दे सकता है, आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता भौतिक जीवन में एटलीस्ट आ सकती है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कुछ वाद विवाद चल रहा था वो इस महीने सॉल्व आपका हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। बृहस्पति अतिवक्र हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर में वक्री हो गए थे, तो अक्टूबर में अतिवक्र हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके 10वें घर में है। कार्य क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए ये जो महीना है अक्टूबर का, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और क्योंकि बृहस्पति धन स्थान और छठे घर को भी देख रहे हैं, धन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए भी ये महीना आपका अच्छा है। स्टूडेंट्स, क्योंकि बुध एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी इस पूरे महीने बहुत हद तक लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। एक और चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो महीना है, जो आपका सप्तम भाव है, उसके स्वामी अष्टम में बैठे रहेंगे और उनका आमना सामना, जैसे मैंने कहा, शुक्र और शनि का होगा। तो विवाह के भी आपके अचानक से योग अक्टूबर के शुरुआती भाग में कुछ दिनों के लिए बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर और कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम या लिवर की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा तंग इस महीने करेगी। अब चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी बहुत प्रमुख रहेगा और बहुत बड़े बड़े बदलाव और सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में नवंबर के महीने में भी आएंगे। राहु केतु से ही शुरू करेंगे पुनः। राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को हो जाएगा, और जैसा मैंने कहा था कि जो प्रभाव है वो नवंबर के महीने से ज़्यादा दिखेंगे। अब राहु आए हैं आपके नवम भाव में, भाग्य स्थान में, और केतु तीसरे घर में। राहु और केतु की विशेषता ये होती है कि इनकी कोई अपनी राशि नहीं होती। जो क्लासिकल शास्त्र हैं, जो ज्योतिष के शास्त्र हैं, उसमें राहु केतु की कोई भी राशि नहीं बताई गई है। बाद में जो कुछ शास्त्र आए हैं उसमें कहीं कहीं पर मेंशन है कि हाँ, राहु की ये राशि है, केतु की वो राशि है, लेकिन राहु केतु का किसी भी राशि पर स्वामित्व शास्त्रों में नहीं बताया गया है अधिकतम। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राहु केतु हैं ये अलग तरीके से काम करते हैं। राहु केतु कोई सामान्य ग्रह नहीं है, ये दैत्य हैं, तब भी इनको नवग्रहों में जगह मिली है, तब भी ये पूजनीय है। देवता नहीं है, दैत्य हैं, फिर भी ये पूजनीय है क्योंकि नवग्रहों में इनको स्थान मिला है। ये अलग हैं, ये छाया ग्रह हैं, ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं जो आपको आपके पिछले जन्म से जोड़ कर रखते हैं। इसलिए राहु केतु को कोई भी राशि प्रदान नहीं करी गई है। क्यों? क्योंकि जिस भाव में जाते हैं उस भाव के स्वामी बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस भाव के स्वामी पर भी इनका प्रभाव रहता है। इसीलिए केतु आपके तीसरे घर में बुध की राशि में रहेंगे। खैर, बुध बहुत तेज भागते हैं लेकिन प्रभाव थोड़ा रहेगा। और राहु गुरु की राशि में है, तो भले ही गुरु से दूर हो गए हों लेकिन गुरु ग्रह पर प्रभाव अभी भी राहु का दिखेगा। राहु आपके नवम भाव में आए हैं। राहु एक्सपेंशन है, राहु वृद्धि है, राहु व्यक्ति को नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ राहु एक्सपेंशन के ग्रह हैं, लेकिन राहु की कोई सीमा नहीं है। गुरु तो फिर भी एक जगह रुक जाएंगे एक्सपेंड कराने में, राहु की कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए इनको छाया ग्रह कहते हैं। अब राहु आपके नवम भाव में आकर आपके भाग्य को अवश्य बढ़ाएंगे। यहाँ पर बैठ के राहु आपके लग्न को भी देखेंगे, यानी कि आपका जीवन आगे बढ़ेगा। आप खुद ही अपने प्रयासों से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, आपके अंदर एक जो आपकी संकल्प शक्ति है वो भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आप बहुत एक्टिव और प्रोएक्टिव हो जाएंगे। राहु का नवम भाव में आना व्यक्ति के भाग्य की भी वृद्धि करता है, यानी कि भाग्य भी आपका साथ देगा। और राहु को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन राहु के बिना तीर्थ स्थलों के दर्शन, स्पेशली महादेव के तीर्थ स्थलों के दर्शन भी थोड़े दुर्लभ हो जाते हैं। राहु अगले 1.5 साल आपके नवम भाव में है,
बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस 1.5 वर्ष के कालखंड में आप महादेव के कई तीर्थ स्थलों पर जाने का आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, राहु गंगा स्नान करवाते हैं और अधिकतम जो गंगा जहाँ गंगा माता जहाँ बहती है, कहीं ना कहीं महादेव के बड़े बड़े तीर्थ स्थल वहाँ पे है। तो आपको बड़े तीर्थ स्थलों पर, स्पेशली महादेव के तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर राहु प्राप्त करवाएंगे। और राहु जब नवम भाव में है, जो आपके 10वें भाव से 12वां है, करियर में चेंज लाना चाहते थे, यानी कि आप अपने कार्यशैली में, कार्य करने के तरीके में, इवन ट्रांसफर्स यदि आप चाहते थे और इसके साथ ही जॉब भी चेंज करना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए जो नवंबर का महीना है, राहु के नवम में आते ही आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जो लोग विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम भाव यात्राओं का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। राहु विदेश के कारक हैं, राहु लग्न को भी देखेंगे। बहुत लंबे अरसे से अगर विदेश जाना चाहते थे और नहीं जा पा रहे थे, ये वो समय है जब राहु आपके नवम भाव में आएंगे कि आपको विदेश में जाने का भी अवसर अवश्य प्राप्त होगा। और केतु साइमल्टेनियसली तीसरे घर में आ जाते हैं। तीसरा भाव कहीं ना कहीं स्किल्स का होता है और केतु सूक्ष्मता के ग्रह हैं। अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए, अपने हॉबीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये जो केतु महाराज हैं तीसरे घर में अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन यदि आपके छोटे भाई बहन हैं, यदि छोटे भाई बहन हैं, उनका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनकी सेहत पर ये केतु महाराज बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। बड़े भाई बहनों के लिए 11वां घर होता है। ओवरऑल जब भाई बहन की बात करते हैं तो तीसरा घर देखते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक होते हैं तो जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके लिए तीसरा भाव देखते हैं। तो केतु तीसरे भाव में आ रहे हैं तो आपके भाई बहनों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपके दोस्तों का सर्कल छोटा हो जाएगा और अच्छी चीज़ भी होती है। कभी कभी व्यक्ति इतने सारे, और कर्क का ये स्वभाव होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये पीपल प्लीजर होते हैं। इनको लोगों को खुश करना अच्छा लगता है, लेकिन उसके चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि इतना सारा इनका सोशल सर्कल हो जाता है कि अपने जीवन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन केतु का तीसरे भाव में आना आपके जीवन को, स्पेशली सोशल लाइफ को थोड़ा सीमित करेगा और वो आपके लिए अच्छा ही प्रभाव एक देकर जाएंगे। शनि मार्गी हो जाएंगे नवंबर में, और शनि आपके लिए अष्टम भाव में मार्गी हो जाएंगे। तो जून से लेकर नवंबर यहाँ तक बहुत परेशान हो जाते होंगे। छोटी छोटी बातें आपको परेशान, विचलित कर देती होंगी, क्योंकि शनि अष्टम में है। लेकिन अब जैसे ही शनि नवंबर में मार्गी होंगे तो आपके लिए अच्छे प्रभाव अवश्य लेके आएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपका अवश्य बढ़ेगा। ये जो महीना है यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआती भाग में ही 3 नवंबर को ही उनका राशि परिवर्तन होगा और वो आपके तीसरे भाव में केतु के साथ आ जाएंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इवन मैरिड लोग, उनके लिए समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि शुक्र नीच के हो रहे हैं और किसके साथ हो रहे हैं, केतु के साथ। यानी कि रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए नवंबर का महीना कष्टकारी जाएगा, प्रॉब्लमेटिक जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि मंगल स्वराशि के हो जाएंगे, यानी कि अपनी ही राशि के हो जाएंगे, क्योंकि वो वृश्चिक में मूव कर जाएंगे 19 तारीख को, और उनके साथ सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य नीच की अवस्था से निकल जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे। धन स्थान के स्वामी सूर्य पंचम में, लक्ष्मी स्थान में, किसके साथ है, मंगल के साथ। मंगल क्या है, आपके 10वें घर के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, योग कारक है। उच्च कोटि का राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग नवंबर के महीने में सूर्य और मंगल मिलकर आपको देने वाले हैं। तो इस चीज़ का लाभ आपको अवश्य उठाना है। नवंबर का महीना धन प्राप्ति के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। लेकिन जैसे ये 2 ग्रह नवम भाव में आएंगे, इनका एक बहुत विशेष ग्रह से केंद्रादि योग बन जाएगा, शनि से, क्योंकि दोनों ही केंद्र में आ जाएंगे। सूर्य शनि केंद्र में आते हैं तो व्यक्ति के अटके हुए कार्य बनते हैं, लेकिन मंगल और शनि जब केंद्र में आते हैं एक दूसरे से, स्पेशली 4-10 में, तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा क्या हो सकता है, पुनः धन की प्राप्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। बुरा क्या होगा, शनि 8वें घर से मंगल को देखेंगे, मंगल 5वें घर से शनि को देखेंगे जो अष्टम में है। अचानक से गुस्सा बढ़ जाया करेगा, अचानक से व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, अचानक से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। इस चीज़ पर आपको नवंबर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मंगल की शनि पर दृष्टि, शनि की मंगल पर दृष्टि, ये जो परस्पर दृष्टि है, ये व्यक्ति में गुस्सा भी बहुत बढ़ाती है। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान देना है। बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और वो पहले आपके पंचम भाव में आ जाएंगे शुरुआती भाग में, उसके बाद वो आपके लिए आपके 6ठे घर में, यानी कि धनु राशि में आ जाएंगे। बुध
अपने नॉर्मल स्पीड से ही बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बुध का ये जो राशि परिवर्तन है इस महीने अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पहले पंचम में होंगे, फिर छठे घर में होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको सफलता दिलाएगी। बिजनेस के हिसाब से महीना देखिए वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो ये महीना कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि फैमिली में बिजनेस को लेकर कहासुनी, झड़प या फिर तू मैं हो सकती है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम कीजिएगा। एक और चीज़ ये है कि ये जो महीना है यहाँ पर शनि और शुक्र का षडाष्टक योग बन रहा है। ये भी पुनः यह बता रहा है कि नवंबर का महीना मैरिड लाइफ के लिए आपका अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों में तो आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव दे रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, गले की प्रॉब्लम तंग करेगी, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है परेशानी बढ़ेगी, आंखों के रोग इस महीने बहुत तंग आपको करने वाले हैं। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी आपके लिए शुभता ही लेकर आएगा, और ये महीने में भी बहुत बड़े बड़े प्रमुख बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव क्या होगा कि बृहस्पति इस महीने मार्गी हो जाएंगे। होंगे तो महीने के अंतिम भाग में, लेकिन कोई भी ग्रह ऐसा नहीं कि एक दिन में मार्गी हो जाता है, पहले स्पीड बदलती है। तो धीरे धीरे करके उनकी जो पीछे जाने वाली स्पीड है वो कम होगी, फिर थोड़ी देर के लिए वो स्थिर होंगे, फिर पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो बृहस्पति क्योंकि 10वें घर में है, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र में है, जब वो वक्री होते हैं तो करियर में अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि 10वें घर में है। लेकिन जिनकी कुंडली में दशा अंतरदशा इस टाइम पे अच्छी नहीं चल रही होगी, उनके लिए करियर में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ गई होंगी। तो उन प्रॉब्लम्स का निवारण हो सकता है। कुछ जो डिले हो रहा था कार्य क्षेत्र में या धन के संबंध में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और पुनः जीवन थोड़ा ऑर्गेनाइज आपका हो जाएगा। इस महीने सूर्य गुरु का नवपंचम योग बनेगा। नवपंचम कैसे बनता है? जब दो ग्रह आपस में त्रिकोण में आ जाते हैं। तो बृहस्पति 10वें में है, सूर्य छठे में आपके आ जाएंगे, नवपंचम योग बनाएंगे। और इन दोनों ग्रहों का नवपंचम योग बहुत अच्छा होता है। क्यों? दोनों ही आपस में बहुत मैत्रिक संबंध रखते हैं, बृहस्पति और सूर्य। और ये जो दोनों जब भी नवपंचम में आते हैं तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ सकारात्मक ही देते हैं। अब बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और उसके साथ ही वो आपके सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी के साथ साथ आपके छठे घर के स्वामी हैं। और ये जो नवपंचम योग बन रहा है, उसमें दृष्टि जो बृहस्पति की सूर्य पर है वो छठे घर पर है, यानी कि अटका हुआ पैसा आ सकता है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स दिखा पाएंगे, कार्य क्षेत्र में कंपटीशन पर हावी रहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और पुनः ये महीना कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपको नवपंचम योग के कारण भी प्राप्त होंगी। सूर्य अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। तो सूर्य अपने आप में अग्नि तत्व है, और जब वो अग्नि तत्व की राशि यानी कि धनु में जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बढ़ता है। तो दिसंबर के महीने में गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। जो बातें प्रॉब्लमेटिक हैं भी नहीं, अपनी सोच से, अपने गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य की युति बुध से भी होगी, और बुध वक्री हो जाएंगे दिसंबर के महीने में। तो स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुध आदित्य योग वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन जब बुध वक्री हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, स्पेशली अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने गलत निर्णय के कारण, और स्टूडेंट्स पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो स्टूडेंट्स को दिसंबर में कहूँगा कि अपने फोकस पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, फोकस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने की एक बहुत खास चीज़ ये होगी कि गुरु और शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये आमने सामने आ जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो इसमें क्या होगा कि देखिए दोनों ही सबसे शुभ ग्रह हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह दो ही ग्रहों को कहा जाता है, शुक्र और बृहस्पति। जब ये आमने सामने आते हैं तो दोनों के बीच में एक होड़ लग जाती है कि कौन अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो बृहस्पति 10वें घर में होंगे, शुक्र आपके चौथे घर में होंगे, आमने सामने देखेंगे एक दूसरे को। करियर में आगे बढ़ने की उम्मीद है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है, घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय होगा, और वाहन खरीदने के लिए भी जो समय है सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ है। तो ये देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु का आमना सामना भी आपको रिजल्ट दे सकता है। शनि और गुरु 3-11 के एक्सेस में होंगे। ये भी कहीं ना कहीं जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए, साल का अंत होगा, व्यक्ति चाहता है कि प्रॉब्लम्स का अंत हो, एक नई शुरुआत हो अगले साल की, तो वो भी कहीं ना कहीं दिसंबर का महीना आपके लिए देकर जाएगा। साल के अंतिम भाग में बहुत केयरफुल रहेगा, एकदम अंतिम दिनों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुध पतित हो रहे हैं, यानी कि गिर रहे हैं पिछली राशि में। तो बुध जो है वो आपके छठे घर में होंगे और वो पंचम में गिर जाएंगे, और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो
दिसंबर के अंतिम भाग में रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी बुद्धिमत्ता भी थोड़ा सा आपका साथ छोड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल ये जो दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छे रिजल्ट देके आएगा। जो कुछ नेगेटिव बातें कही हैं उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। सेहत की बात करूं तो गले के रोग बने रहेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको बीपी की कोई प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दीजिएगा, और हार्ट रिलेटेड हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनको भी इस महीने में अपना ध्यान ज़्यादा रखना है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में किसी भी सोमवार को कर लीजिए, अच्छा रहेगा। या जब भी वीडियो देखते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग बाद में भी देखें, तो जब भी वीडियो देखते हैं तो उसके अगले सोमवार को ये उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है? शिव मंदिर जाना है। पहले आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करना है। और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद जो गंगा जल बचा है थोड़ा सा वो अपने ऊपर भी आपको छिड़कना है। फिर महादेव के सामने बैठकर आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं महादेव को, और इसके साथ ही आपको 5 बेलपत्र भी अर्पण करने हैं। फिर वहाँ पर बैठ के ही आपको महामृत्युंजय का, ओम नमः शिवाय का और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंदिर में चीनी, चावल, दूध और दही इनका दान करके आना है। और इसके साथ ही आपको किसी भी वृद्धाश्रम में भी उस दिन आपको कुछ भी दान करना है। खाने का सामान कर सकते हैं, दक्षिणा कर सकते हैं, मनी वाइज कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो वृद्धाश्रम में सेवा कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।